अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अब आज से हम कुछ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की भी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आज की सीरीज़ चैप्टर वन जो है ना, हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में देखते हैं। आप लोग देखते होंगे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त कि स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट आता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, फिर आपके पास अदर कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आता है, फिर कैश फ्लो आता है और उसके स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। उसके बाद हमारे पास आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का। अब अगर आप उसके बाद नोट्स टू द अकाउंट्स आता है। तो जितने भी प्रोफेशनल्स, चाहे वो ऑडिट फर्म से ताल्लुक रखते हो नहीं रखते हो या इंडस्ट्री में हो, तो उनको सबसे पहला जो हेड मिलता है या ऑडिट फर्म में हो, तो बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का जो सबसे पहला पहला जो पार्ट आता है वो आता है कैपिटल एसेट, नॉन करंट एसेट्स का। और नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो फिक्स एसेट्स आता है, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आता है। तो और अगर इसी को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को अगर आप रिलेट करेंगे तो आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है डेप्रिसिएशन, और उसके बाद इसी का लिंक चलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट पे भी और आपके नोट्स में भी। और आपका अगर लिंक करें तो स्टेटमेंट एंड चेंजेस इन इक्विटी के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, एक्यूमुलेटेड रिटेन एंडिंग के अंदर भी उसका इम्पैक्ट आता है। तो आज हम कुछ सवालात करना चाहेंगे। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होगी। तो मैं अपनी पूरी कोशिश ये करूँगा कि आपसे सारी चीज़ें जो है इसमें डिस्कस करूँ। तो IAS 16 जो है इसके ऊपर डील करता है। अच्छा, अगर आप ऑडिट करते हैं, ऑडिट और रिपोर्टिंग के अंदर हम कोरिलेट करके चलेंगे, उस चीज़ को कोरिलेट करेंगे कि कैसे ये चीज़ें एक साथ लिंक्ड होती हैं कि अगर आप ऑडिट करने भी किसी क्लाइंट का जाएं तो आपको क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। तो अगर आप सबसे पहले हम रिपोर्टिंग की पर बात करते हैं तो ये सबसे IAS 16 कहता है कि भाई एक आइटम एसेट कैसे बनता है। सही है। तो सबसे पहली बात होती है कि अगर एक IAS 16 में भी या IAS 38 में भी देखेंगे तो एसेट उस चीज को कहा जाता है कि जिसपे एक तो ओनरशिप आपके पास हो, आपके पास उसका राइट टू यूज हो और आप उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर कर सकें। अब ये एसेट की ओनरशिप होना, राइट होना, इससे मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि आप उसको डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं, आप उसको लीज पे भी दे सकते हैं, आप इसको अपने प्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आप उसके ओनर हैं। तो एक चीज ये हो गई कि भाई एसेट कैसे बनता है। तो पहले सवाल का जवाब जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा है कि भाई वाई एन आइटम बिकम एन एसेट, एसेट कब बनता है। तो ओ लेवल्स वाले भी, ए लेवल्स वाले भी, इन सबको बताना कि भाई सबसे पहले वो एसेट की डेफिनेशन, फिक्स एसेट से पहले वो एसेट होता है। फिक्स एसेट से पहले वो एसेट बना है, उसके बाद जाके वो फिक्स एसेट होता है। अब फिक्स एसेट कैसे बनता है ये सोचें कि फिक्स एसेट वो चीज़ होगी जो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको जनरेट करके देगी। सही है। यानी कि आपके पास उसको यूज करने से उसकी प्रोडक्शन होगी जिसको आप सेल आउट करेंगे, तभी तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होगा। और उसकी यूजफुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली बात है, आप उसको यूज करते रहेंगे तो उसकी लाइफ 1 साल से अगर कम है तो वो फिक्स एसेट्स का पार्ट नहीं बन सकता, वो तो करंट एसेट का पार्ट बनेगा। तीसरी बात ये कि उसकी कॉस्ट आपको रिलायबली मेजर कर सके। उसके बाद हमने देखा है, उसके बाद जो सवाल आ रहा है, आप तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एक्सपेंस शैल बी पार्ट ऑफ द कैपिटल एसेट। अक्सर इंडस्ट्रीज में देखा गया है कि लोग कैपिटलाइजेशन पॉलिसी बनाते हैं। ऑडिट वाले स्पेसिफिकली सुनिएगा इस बात को कि सबसे पहले ऑडिट वाले जाते हैं, अगर ऑडिट फर्म किसी क्लाइंट में जाता है और उसको बोलता है डिप्रिसिएशन का हेड किसी जूनियर को दिया जाता है, तो सबसे पहला सवाल ही यही होता है कि भाई कौन सी एसेट है जो आपने कैपिटलाइज करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, जाके कहीं पे भी जाके देखें तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंदर ऐसी चीज़ें आती है, खासतौर पे कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर और एडमिन में भी आता है कि रिपेयर बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होता है। तो प्लांट एंड मशीनरी की अगर रिपेयर करेंगे या उसकी इंस्टॉलेशन करेंगे या ऑपरेटिंग उसको ऑपरेशनल में लेकर आएंगे तो बहुत सारी कॉस्ट लगती है। मैंने नीचे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी करके दिखाई है यहाँ पे, जैसे परचेज है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो आप इसमें देखें, यहाँ पे सारी चीज़ों में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि भाई अब ऐसा, अब जब कैपिटलाइजेशन पॉलिसी डिफाइन नहीं होती है तो एक रिस्क तो क्रिएट होता है ना ऑडिटर के लिए कि भाई किस चीज़ को कैपिटलाइज करो, किस चीज़ को एक्सपेंस आउट करो। तो सबसे पहली बात है, अब एक्सपेंस कौन सा ऐसा एक्सपेंस है जिसको आप कैपिटलाइज कर सकें। देखें, एट द इनिशियल स्टेज जब आपने प्लांट एंड मशीनरी कोई चीज़ खरीदी है तो उस वक्त
जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, टेस्टिंग है, कस्टम ड्यूटीज है, वो सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड करेंगे जो उसको ऑपरेशनल बनाने में काम आएगी, जो उसको ऑपरेट करने में काम आएगी। एक चीज तो ये हो गई। इसमें कौन सी कॉस्ट इंक्लूड नहीं करेंगे, तो याद रखिए वो अमाउंट जो रिफंडेबल हो सकता है, रिफंडेबल हो जाता है, उसको कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते, क्योंकि लाजमी सी बात है वो चीज़ आपको रिफंड बैक हो जाएगी या हो गई है, तो आप लोग कॉस्ट का पार्ट क्यों बना रहे हो, उसमें डेप्रिसिएशन क्यों कैलकुलेट कर रहे हो भाई? लॉजिक सेंस नहीं बनता। अच्छा, अब अगर बीच में अगर किसी कंपनी ने अपने प्लांट एंड मशीनरी की ओवरऑलिंग की है, तो लाजमी सी बात है जो उसकी कैरिंग वैल्यू होगी उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि अगर 10 साल है तो वो 10 साल के बाद 10 साल के बजाय अब वो 18 साल की हो सकती है, 15 साल की हो सकती है। लेकिन अगर दोनों चीज़ों में देखें, उसकी यूजफुल लाइफ बढ़ रही होती है, और एक जगह पे ऑपरेशनल करने के लिए और एक जगह पे उसको ओवरऑलिंग करके उसको बढ़ाने के लिए। उसके बाद होता है डेप्रिसिएशन। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या है। डेप्रिसिएशन कहते हैं किसे हैं? क्या आपके माइंडसेट में क्या चीज आती है डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, किसे? देखिए, अगर मैं इसको IS 8 से रिलेट करूं, इट इज एन एस्टिमेट। ये एक एस्टिमेट है। इसका ताल्लुक एस्टिमेशन से है कि भाई आप इसका कंजम्पशन पैटर्न बताते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी किस तरीके से यूज होगी, कैसे इसका कंजम्पशन पैटर्न होगा। मिसाल है, एक प्लांट एंड मशीनरी की कैपेसिटी है 10,000 रुपए की, 10,000 यूनिट्स की, और एक उसी प्लांट एंड मशीनरी की कैपेसिटी है 20,000 रुपए की, तो डेप्रिसिएशन किसकी ज्यादा होगी? जो 20,000 बना रहा है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा चल रहा है, तो उसका कंजम्पशन पैटर्न बता रहा होता है कि डेप्रिसिएशन कहते किससे हैं। अच्छा, उसका कंजम्पशन पैटर्न के ऊपर हमने डेफिनेशन, अब इसके मेथड्स हैं हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये मेथड्स होना, कैलकुलेशन वगैरह सब पता होता है। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको कोई सवाल हो या आपको सजेशन देना चाहो तो वो जरूर मुझे दीजिएगा, ठीक है ना, कि यहाँ पॉइंट मिस किया आपने। अच्छा, रेजिडल वैल्यू। रेजिडल वैल्यू क्यों आप माइनस कर देते हैं? आपने अक्सर सुना होगा स्ट्रेट लाइन मेथड में भी और इसमें भी कि भाई रिड्यूसिंग बैलेंस में भी, क्या आप सैल्वेज वैल्यू या रेजिडल वैल्यू माइनस करते हैं? क्योंकि रेजिडल वैल्यू वो चीज़ होती है जो उसके लाइफ के ख़त्म पे, यानी कि 5 साल है या 6 साल है, 10 साल है, इतना पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि अगर आप उसको बेचने जाओगे तो इतना पैसा तो आपको मिलना ही मिलना है। ये रेजिडल वैल्यू हो गया। हम IS 16 मैथड्स की बात जो है ना, दो तरीके के मैथड्स बता रहा होता है। एक रिड्यूसिंग बैलेंस स्ट्रेट लाइन मैथड है, हम नीचे पढ़ेंगे, सबको पता है इस चीज़ के बारे में। उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोजल के ऊपर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। डिस्पोजल सबको पता होता है कि आप एक जितनी इसकी डेप्रिसिएशन होती है उसको आप डेबिट कर देते हैं, आपका कैश डेबिट हो जाता है, गेन या लॉस जो होता है डेबिट क्रेडिट होता है, आपकी कॉस्ट पूरी निकल जाती है। ये आपकी एंट्री बनती है डिस्पोजल की। यानी कि जितने भी आपके पास, फॉर एग्जांपल प्रोसीडिंग आई है आपके पास, उसको आप डिवाइड कर देंगे रिटर्न डाउन वैल्यू से। यानी कि इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू से माइनस क्यों करेंगे, ये बताएं सबसे पहले। रिटर्न डाउन वैल्यू से माइनस करने का मकसद है कि अगर आप आज इसको सेल करते हैं तो अगले इतने सालों के लिए तो ये चल जाएगी उस बंदे के लिए जो आपका बायर है, ठीक है ना। उसके बाद आता है रीवैल्यू से सरप्लस। दो मेथड्स हैं किसी भी एसेट को, फिक्स एसेट को रीवैल्यू करने के। एक आता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट वाली है, और एक आता है रीवैल्यूएट करना। रीवैल्यूएशन बहुत कम होती है लेकिन लोग पाकिस्तान में करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। खासतौर पे जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्रीज हैं वो लोग रीवैल्यू जरूर करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। रिवैल्यूएशन की भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जाएंगे। अच्छा, फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशन का कैश फ्लो पे क्या इम्पैक्ट आता है? तो दोस्तों आप एक बात सोचें, जब आप कैश फ्लो बनाते हैं इनडायरेक्ट मेथड से, तो आप डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करते हैं। क्यों करते हैं सबको पता ही है, मैं फिर भी रिमाइंड करा देता हूँ। ये नोशनल एक्सपेंस है, क्योंकि इसका कैश फ्लो से कोई ताल्लुक नहीं, कोई कैश आया गया नहीं है। इसकी जेबी पास होती है, इसका कोई बैंक वाउचर नहीं पास होता। हाँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आप देखते हैं कि डिस्पोजल प्रोसीड्स जो होती है उसको आप ऐड बैक करते हैं, और जो परचेज होती है आपने पास, यानी कि जो एडिशंस की जाती हैं उसको आप माइनस कराते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है ना इसका चीज़, ठीक है दोस्त। इम्पैक्ट हम दोनों चीज़ें पढ़ते जाएंगे साथ साथ। उसके बाद अच्छा, बहुत सारे लोग जो एरर करते हैं फिक्स एसेट्स के अंदर, वो ये ज़्यादा देखा जाता है कि कॉस्ट को रिलायबली मेजर नहीं कर पाते हैं। अक्सर पूछे जाते हैं यार ये इस कॉस्ट को इंक्लूड करें ना करें। देखिए, मैंने पहले बोला कि इनिशियल स्टेज पे वो सारे एक्सपेंस आप रिकॉर्ड करेंगे जो कि उसको ऑपरेशन बनाने में काम आता है। उस एसेट को ऑपरेशनल बनाने में जो काम आते हैं उसको कंसिडर जरूर किया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों।
तो ये ज़रूरी एक पार्ट है। उसके बाद आप देख रहे होते हैं, मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कोट की है, जिसमें जिसमें मैंने बताना चाहूँगा इसमें कि भाई किस तरीके से इसको डील किया जाता है। परचेज प्राइस किसी की है 200 मिलियन की प्राइस है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड की मैंने, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड की, टेस्टिंग चार्जेस की, कस्टम ड्यूटी की। मैंने सेल्स टैक्स जो 18% है वो ऐड नहीं किया है, क्योंकि ये रिफंडेबल होता है। इनपुट टैक्स क्लेम करते हैं ना आप लोग इसके ऊपर, तो जब इनपुट टैक्स क्लेम कर ले तो आपके आउटपुट की लायबिलिटी से एडजस्ट हो गया, तो आपका पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है ना। मैंने रेजिडुअल वैल्यू ले ली यहाँ पे 2.5 मिलियन की। यूजफुल लाइफ निकाल ली मैंने, ये किसके लिए निकाली मैंने? स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए। अब अगर मैं रिड्यूसिंग बैलेंस के लिए लूंगा तो मैंने इसको रिड्यूसिंग बैलेंस के लिए मैंने भी इस तरह लिया है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। उसको मैंने किस तरीके से किया? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को मैंने 100 को डिवाइड कर दिया 5 से, तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आ जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ मैंने इसकी पूरी एमोटाइजेशन ये बनाई, डेप्रिसिएशन बनाई है पूरी, कि एसेट को मैंने माइनस किया है, एसेट में से रेजिडुअल मैंने माइनस की, डिवाइड बाय दिस मैं किया है, जो नंबर यूजफुल लाइफ है। उसके बाद रिड्यूसिंग बैलेंस में देखिए मैंने क्या किया। पहले मैंने माइनस कर दिया रिड्यूसिंग बैलेंस से, कॉस्ट से मैंने रेजिडुअल वैल्यू माइनस की, और 20% से मैंने उसको 20% से उसका मैंने वो निकाला, क्या नाम है, डेप्रिसिएशन। आगे जाके देखेंगे मैंने हर जगह पे 80% लिया हुआ है, देखें। और अगर आप इसको रिकनसाइल करने भी चाहेंगे ना तो रिकनसाइल भी हो जाएगा, देखें वही फॉर्मूला आ रहा है। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि ये एसेट मैंने सेल कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, 200 मिलियन का डिस्पोज ऑफ किया है स्टेट लाइन में भी और रिड्यूसिंग बैलेंस, तो मुझे फायदा किस में हो रहा है, गेन किस में हो रहा है? मेरे रिड्यूसिंग बैलेंस में गेन हो रहा है। क्यों हो रहा है? वजह बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एक कांस्टेंट अमाउंट से चल रही है 40 मिलियन की हर दफा मेरे पास डेप्रिसिएशन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए रिड्यूसिंग बैलेंस में हर दफा डेप्रिसिएशन कम 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 होता जा रहा है। रिड्यूसिंग बैलेंस का फायदा ये है कि आपका गेन या लॉस ज्यादा अच्छा आएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आप लोग को बताऊं, एक सवाल लिखना भूल गया मैं यहाँ पे लिखना भूल गया मैं आपको। एक होता है इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग जो है ना बहुत कम की जाती है। क्यों? वजह उसकी होती है कि जो रिकवरेबल अमाउंट होता है ना किसी भी एसेट का, आप कम में तो बेचने नहीं जाओगे ना एक एसेट को। जब बेचने जाओगे एक एसेट को कम में नहीं बेचने जाओगे ना, तो आप इम्पेयरमेंट टेस्टिंग रिकवरेबल अमाउंट माइनस रेजिड जो आपकी कैरिंग वैल्यू, अगर कैरिंग वैल्यू बढ़ जाती है तो आपका इम्पेयरमेंट लॉस आ जाता है। लेकिन इंडस्ट्री में कोई ऐसा करता नहीं है, कोई लॉस में बेचेगा थोड़ी यार। ये एक चीज है इसके अंदर। अच्छा, अब इसमें इस पूरे सिनेरियो में अगर आप ऑडिट फर्म से हो या ना हो, तो मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को गाइड करना चाहूँगा। सबसे पहले अगर आप जब देखोगे ना, तो एक होती है कैपिटलाइजेशन पॉलिसी, एक होता है फिक्स एसेट रजिस्टर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा किसी भी क्लाइंट पे जाएं या आप इंडस्ट्री में, तो फिक्स एसेट रजिस्टर जरूर जरूर बनाएं। जो एक प्रोफेशनल क्वालिफाइड की, मतलब प्रोफेशनल एक अकाउंटेंट की, जो एक, मैं अकाउंटेंट तो कहना अच्छा वर्ड नहीं है क्योंकि हम बिजनेस मैनेजर हैं सारे, हम ACCA ICMA वाले या CA वाले सारे बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं, तो हम फिर ऐसे रजिस्टर हमेशा मेंटेन करना चाहिए हम लोग को। उसके बाद आता है कैपिटलाइजेशन पॉलिसी, कि भाई आप अपने सीनियर को बता सके कि कैपिटलाइजेशन पॉलिसी क्या है, कि भाई आप किस अमाउंट को कैपिटलाइज करोगे, किस अमाउंट को कैपिटलाइज नहीं करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके ऊपर। अच्छा, फिर ये सारी ये इसका कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ है। इसमें अगर आप लोगों को, चाहे आप ऑडिट फर्म में हो या ना हो, देखो अगर ऑडिट में हो ना, अगर एक दफ़ा फिक्स एसेट का एक प्रोसीजर मिला है ना, तो अगली दफ़ा फिक्स एसेट नहीं लेना। इतना श्योर शॉट आपके होना चाहिए। रिवैल्यूएशन सरप्लस, जो अगर आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस की मैं बता देता हूँ, इसका जो रिवैल्यूएशन गेन आता है ना, वो इक्विटी का पार्ट बनता है। अब आप बोलोगे इक्विटी का पार्ट क्यों बनता है भाई? IFRS में कहाँ लिखा हुआ है? IAS 16 में कहाँ लिखा है? तो इसका बात लिखी हुई है कंपनीज एक्ट 2017 में लिखी हुई है रिवैल्यूएशन सरप्लस के ऊपर। तो वो उसमें से जाके आप देख भी लीजिएगा, कंपनीज एक्ट 2017 में लिखा है रिवैल्यूएशन सरप्लस का, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट के ट्रीटमेंट क्या है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, आप चीज़ों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो गई। अगर आपका कोई भी सवाल अगर इस पर स्टिल बनता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि यार ये चीज़ें किस तरीके से रोटेट करती हैं। एंट्रीज पूछ सकते हैं, एंट्रीज में आपको अभी यहाँ पे तो नहीं लिख सकता, लेकिन मैं एंट्रीज भी आपको बता सकता हूँ सारी चीज़ों को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मैं नहीं कहता यार, अपने आप की वैल्यू बढ़ानी है बस। ठीक है ना दोस्तों,
कोई सवाल हो प्लीज़ डू लेट मी नो, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँ उसका जवाब दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।